वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का बनाना। ठीक है, अब ये जो मेथड है आपको पता है सेकेंड केमिस्ट्री में 5 से 6 मेथड हैं। ठीक है, अब उनमें से आपके एग्जाम में कोई न कोई मेथड जरूर पूछी जाती है, चाहे किसी भी सेट का पेपर हो आपके मेथड जरूर आती हैं, वो भी 4 से 5 नंबर की आती है। सिर्फ इसमें विधि ही नहीं पूछता, इसके विभिन्न कंपाउंड के साथ अभिक्रिया भी पूछता है। ठीक है, तो ये जो मेथड होती है वैसे बहुत इजी होती हैं। अगर हमें इसका ना फिगर या चित्र अच्छे से याद है तो मेथड करना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी डाई एथिल ईथर का निर्माण बहुत ज़्यादा आसान है। आपका एग्जाम अब नज़दीक आ गया है तो देखो, नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है वही चीज़ें लगातार रिपीट करनी है, उन्हीं का रिवीजन करना है। अब हड़बड़ाना नहीं है कि हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें वहाँ से। जिन नोटबुक से, जहाँ से, जिस सोर्स से आप पढ़ते आए हो वहीं से पढ़ना है और वहीं से रिवीजन करना है। और देखो, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इसमें भी जो मेथड आती है, विधि, मतलब कैसे कैसे इसको बनाना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक एक टू द पॉइंट नहीं करना है, एक एक चीज़ नहीं रखनी। ठीक है, घबराना नहीं है इसको लेकर, अरे इतनी बड़ी मेथड होती है कैसे याद करेंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है। बस आपको फोकस किस पे करना है, इसके चित्र पे, और ये याद रखना है किसको मिलाने से क्या बनता है। बहुत आसानी से ये मेथड हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला में निर्माण की, मतलब डाई एथिल ईथर की। तो एथिल अल्कोहल को अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। कितना? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या बनता है आपका डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पे हम इसका समीकरण लिख लेते हैं, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल प्लस क्या, H2SO4। टेम्परेचर शुरुआत में कितना रहेगा, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बनेगा क्या, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, H2O। तो फिर बचा क्या, ये बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका C2H5HSO4। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस आपका बन जाएगा पानी। यहाँ से क्या निकल गया, पानी। ठीक है, अब यही जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, दोबारा से क्रिया होगी HSO4 और प्लस अधिकता में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एथिल अल्कोहल को अधिकता में। तो एक बार एथिल अल्कोहल यहाँ ले लिया हमने, अब दोबारा से एथिल अल्कोहल लेंगे, C2H5OH। ठीक है, अब टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। बनेगा क्या, अब यहाँ पे देखिए डाई एथिल ईथर, तो यहाँ पे एक एथिल ये हो गया, यहाँ से हमने ले लिया एथिल और ऑक्सीजन, यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अगर आप ये चीज बना लेते हो ना तो इससे आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया C2H5O, C2H5, और बचा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा H2SO4। ठीक है, अब देखो एथिल अल्कोहल H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस पानी, और फिर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट किससे, दोबारा से एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, तो आपका क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, और प्लस आपका क्या बनेगा, H2SO4। अब हम आगे पढ़ेंगे विधि, मतलब इसको कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो, विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, C2H5 H2SO4 2:1 के अनुपात में। यहाँ पे C2H5 H2SO4 2:1 के अनुपात में डालेंगे। अब इसको बालू स्मग पे रख के कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर गर्म करेंगे, तो इससे क्या निकलेगी, ईथर। ईथर निकलेगी तो बर्फ के जल में रखे ठंडे पात्र में, ये बर्फ का जल हो गया, यहाँ पे ये पात्र रखा है जहाँ पे क्या होगी, ईथर एकत्रित होगी। जो इस प्रकार का ईथर होता है इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो अब ध्यान रखना, जो इसमें से H2SO4 है, H2SO4 में क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको शुद्ध करेंगे। और जो आपका एथिल अल्कोहल होगा उसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डालकर इसको शुद्ध किया जाता है। जब कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो एथिल अल्कोहल और कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल इसमें प्राप्त होंगे। इसके अलावा हाँ, जब इसके क्रिस्टल प्राप्त होंगे तो क्रिस्टलों को क्या कर दिया जाएगा, अलग। फिर
जो आपका CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड, ये पानी को भी अवशोषित कर लेता है। फिर भी जो हमें ईथर प्राप्त होगा उसमें कुछ एल्कोहल और कुछ जल की अशुद्धियां रह जाती हैं। तो दोबारा से हम उसमें क्या डालेंगे, सोडियम के टुकड़े। सोडियम के टुकड़े डालने पर हमें शुद्ध एथिल डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिसे क्या बोला जाता है, अविरत ईथरीकरण भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, H2SO4 एथिल अल्कोहल, गर्म करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर हमें क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगी, जो बर्फ के जल में रखे पात्र में एकत्रित हो जाएगी। अब ये एकत्रित होगी तो इसके पहले इसको शुद्ध करना है कि क्योंकि जो ये ईथर प्राप्त होती है ये बिल्कुल शुद्ध अवस्था में नहीं होती। तो शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डालेंगे, H2SO4 उसको शुद्ध करने के लिए, और एथिल अल्कोहल में क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तो जब इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड एथिल अल्कोहल में डालते हैं तो इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसको हम अलग कर लेते हैं। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड इसके जल को भी अवशोषित करने का काम करता है। फिर भी इतना करने के बावजूद भी इसमें कुछ पानी और अल्कोहल की अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसको बाद में हम सोडियम के टुकड़े डालकर बिल्कुल शुद्ध अवस्था में डाई एथिल ईथर प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार का ईथर का प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है, अविरत ईथरीकरण। ये हो गई आपकी प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर निर्माण की विधि। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, अब देखो जैसे ये मेथड आती है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो ये हमने आपको अपने पिछली वीडियो में बता दी थी कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, H2SO4 एथिल अल्कोहल, इसको गर्म करते हैं और हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाती है। शुद्ध करने के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, अलग कर लेते हैं। दोबारा से और शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने के लिए उसमें सोडियम के टुकड़े डालकर डाई एथिल ईथर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो इसमें मेथड ही बस नहीं पूछता, इसके साथ साथ इसके विभिन्न कंपाउंड्स के साथ क्रिया भी पूछता है। ठीक है, या तो इसका रासायनिक गुण पूछ देगा, या पूछ देगा कि डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया बताइए, या एस्टिक क्लोराइड के साथ, या हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ क्रिया बताइए। तो हम पहला यहाँ पे देख लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, PCl5। ठीक है, तो अब ये इसके साथ क्रिया करेगी बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक तो आपका क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एथिल कितने हैं, ये 2। ठीक है, और क्लोराइड, तो यहाँ पे जब 2 एथिल हमने लिया C2H5, कितने हैं, 2। तो क्लोराइड बन रहा है तो क्लोरीन भी हम कितना लेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5Cl। मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ डाई एथिल ईथर क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल क्लोराइड। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, फास्फोरस बच रहा है, क्लोरीन कितने बच रहे हैं, 3। फास्फोरस कितना बच रहा है, 1, और क्लोरीन कितने बच रहे हैं, 3, और ऑक्सीजन कितनी बच रही है, 1। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ डाई एथिल ईथर क्रिया करके एथिल क्लोराइड फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड बनाता है। ठीक है, अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। अब जब एथिल अल्कोहल हाइड्रोआयोडिक का सूत्र क्या हो जाएगा, HI। ठीक है, तो हाइड्रोआयोडिक के साथ क्रिया करेगा तो देखो इसका जो उत्पाद बनेगा वो अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अलग उत्पाद बनेगा, और गर्म करके इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका उत्पाद अलग बनेगा। देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका C2H5O C2H5 किसके साथ क्रिया, HI के साथ। सबसे पहली परिस्थिति ठंडा करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्या है आपका आयोडीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन जब इसके साथ
H5 प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन सिंगल सिंगल है, अब हमें यहाँ पे इसके दो कंपाउंड लेंगे 2HI, यहाँ ठंडा करने पर था, यहाँ गर्म करने पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे एथिल में कितने हैं, 2, हाइड्रोजन में कितनी है, 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका आयोडीन में कितनी है, 2, ठीक है। तो आप इसके साथ जब क्रिया करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, देखो अब यहाँ पे ये देखिए C2H5, अब देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ही आपका क्या है C2H5 और यहाँ पे 2 आयोडीन है और ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो यहाँ पे देखो C2H5, अब यहाँ पे आयोडीन कितनी है, 2, यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 2, तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया और आपका आयोडीन भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, देखो हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा H2O, मतलब हाइड्रो आयोडिक अम्ल एथिल डाईएथिल ईथर के साथ क्रिया करके जब ठंडा करने पर इसकी क्रिया होती है तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल आयोडाइड और प्लस पानी, मतलब उत्पाद किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की परिस्थितियों पर, ठंडे जल के साथ क्रिया हो, ठंडे में अभिक्रिया हो रही है या गर्म करके अभिक्रिया हो रही है, इनका जो उत्पाद है वो अलग अलग बनता है। अब दूसरा इसी की क्रिया एसिटिक क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो C2H5O C2H5 किसके साथ क्रिया करवानी है, एसिटिक क्लोराइड, मतलब CH3COCl, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा क्या, एथिल एसीटेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CO और यहाँ पे आपका CH3COO C2H5, ये क्या है, एथिल एसीटेट, एक एथिल यहाँ से और CH3CO, अब देखो CH3CO और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ से ले ली, ठीक है, CH3CO C2H5 CH3CO C2H5, बचा क्या, एथिल और क्लोराइड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, C2H5C, ठीक है, ये क्रिया हो गई। अब इसका जल अपघटन, अगर हम C2H5O C2H5 इसका पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं H2O, तो आपका क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पे देखना, 2 एथिल 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2C2H5OH, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड, और फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड हाइड्रो आयोडिक के साथ क्रिया करता है तो परिस्थितियां, अगर ठंडे के साथ क्रिया करवाएंगे तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनाएगा, और जब गर्म करेंगे, इसको ठंडा करेंगे तो ये बनाएगा, गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, एथिल आयोडाइड और पानी। एसिटिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड। जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, एथिल एल्कोहल। ये हो गया आपका डाई एथिल का रासायनिक गुण। इनमें से किसी न किसी के साथ अभिक्रिया को एग्जाम में पूछ देता है कि डाई एथिल ईथर की इसके साथ अभिक्रिया करके बताओ या अभिक्रिया का समीकरण लिखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।